हेलो एवरीवन। तो बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे जेई मेन के कुछ ऐसे टॉपिक जिसे बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से अपन ने एक टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। आज अपन दूसरा टॉपिक करने वाले हैं जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होते हैं, बस बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनको टफ लगते हैं। तो आइए आज अपन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है, इज़ यूज्ड एज। अब ये जो कंपाउंड ये बड़ा ही फेमस कंपाउंड है क्योंकि इसको अपन बहुत बार यूज़ करते हैं जब अपन अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ते हैं या फिर जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलता है फिनोल, और फिनोल के अंदर आप CO2 को ऐड करते हो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और जिसकी वजह से आपको मिलता है एक फिनोल और यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके अंदर आप एसिटाइल ग्रुप डालते हो और उस एसिटाइल ग्रुप का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, फिनोलिक ऑक्सीजन पे यहाँ पर वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा एक एसिटाइल ग्रुप, और साथ ही में यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। और इसी कंपाउंड को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। बिल्कुल सही, आपने बहुत बार सुना होगा। एस्पिरिन को एज अ पेन किलर काम में लिया जाता है और इसका नाम होता है 2-एसिटॉक्सी और क्या होता है बेंजोइक एसिड। तो ये इसका नेम होता है, कॉमन नेम भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। स्ट्रक्चर ये होता है, बोला इसे एस्पिरिन जाता है और इसका यूज़ होता है एज अ पेन किलर। पेन किलर के लिए जो अपन यूज़ करते हैं वो इसी का ही यूज़ करते हैं, और इस चीज़ को बोला जाता है, जब किसी चीज़ को पेन किलर के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में एनाल्जेसिक, जिसका मतलब होता है टू रिलीव द पेन। पेन के रिलीव के लिए जो आपको मेडिसिन यूज होती है वो है एस्पिरिन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायथाइनिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो बायथाइनिल होता है ये क्या होता है बच्चों, एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक। अब चीज़ ये है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो बच्चों एंटीसेप्टिक क्या होता है, जब आप क्या करते हो कि कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको हटाने के लिए जो आप यूज़ करते हो होता है एंटीसेप्टिक। जैसे कहीं पर लग जाती है तो अपन एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, वैसे ही एंटीसेप्टिक और उसका ही एक पार्ट होता है डिसइंफेक्टेंट। तो जो बायोथाइनिल है वो क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। डेटॉल जैसे होता है, डिटॉल जो यूज़ करते हैं वैसे ही एक बायोथाइनिल भी होता है, ठीक है। और इसको बच्चों जो इसका जनरल यूज़ है वो है, इसको सोप के अंदर आप देखोगे, सोप के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। बायोथाइनिल इज यूज्ड इन सोप। सोप्स के अंदर इसको डाला जाता है क्योंकि क्या है, ये एक डिसइंफेक्टेंट है, तो सोप्स में इसका यूज़ होता है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक की तरह ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर पूछा है उसके अंदर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है इन एक्वस KI, और एक्वस सॉल्यूशन है KI का। तो जो आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है बच्चों वो क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक। और ये किस चीज़ का सोल्यूशन होता है, ये आयोडीन का सोल्यूशन है, आयोडीन मेंशन है तो आयोडीन होता है इन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर के अंदर आयोडीन होता है, पर ज़रूरी चीज़ है कि कितना परसेंट, तो 2-3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर। दैट मीन्स फ्रॉम दिस द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। देखा कितनी ईजी क्वेश्चन है, बस कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को देखना है। तो बच्चों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। सबसे पहली चीज़ है कि एंटीबायोटिक क्या चीज़ है। तो एंटीबायोटिक होता है बच्चों, एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एंटीबायोटिक एक इस तरह का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही इसको अपन प्रोड्यूस करते हैं और ये यूज़ किया जाता है टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि चोर के पीछे ही आपने दूसरा चोर भेज दिया, मतलब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था हार्मफुल, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा था, उसको किल करना था, उसके लिए आपने एक अच्छा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेज दिया। तो ये भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देखा
जाए तो सबसे पहले दे रखा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये तो एक एंटीपायरेटिक होता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, चलो ये एक एंटीबायोटिक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन क्या होता है, एक एनाल्जेसिक होता है, मतलब इसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी यूज़ नहीं आएगा। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो क्लोराएम्फेनिकोल, ये बिल्कुल सही एक एंटीबायोटिक ही है। तो आंसर जो है आपका वो या तो पेनिसिलिन होना चाहिए था या फिर क्लोराएम्फेनिकोल होना चाहिए था। अब अपन से पूछा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब समझ में आता है कि कुछ ऐसी तरह की एंटीबायोटिक जो बहुत सारे हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देती हैं। और यहाँ पर जो पेनिसिलिन है वो भी एक एंटीबायोटिक है, पर वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैसी भाई, नैरो स्पेक्ट्रम। दो तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफाइड होती है, और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। अपन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूछा था, वो था क्लोराएम्फेनिकोल, जो कि क्या होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइलिन ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर मलेरिया। अब यहाँ पर पूछा है मलेरिया के लिए कौन सी मेडिसिन अपन को रिक्वायर्ड होती है। मलेरिया में जनरली क्या होता है, हाई फीवर आता है, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आ जाए। तो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए यहाँ पर यूज होगा बच्चों एस्पिरिन। अभी अपन ने देखा क्या था, एक एनाल्जेसिक था, मतलब पेन रिलीफ के लिए काम हो रहा था। हालांकि इसको एज ए एंटीपायरेटिक भी यूज करते हैं, पर मलेरिया के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। पेनिसिलिन क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होती है, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। अब पैरासीटामोल क्या है बच्चों, पैरासीटामोल भी आपकी एंटीपायरेटिक होती है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए होती है। मगर मलेरिया जो फीवर होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है, उसके लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो होता है क्लोराक्वीन। कौन सी मेडिसिन है, क्लोराक्वीन, एक प्रामीक्वीन, इस तरह की बहुत सारी, जिनके पीछे क्वीन होता है वैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसको मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी मलेरिया मेडिसिन होती हैं। तो यहाँ पर आंसर अपना हो जाएगा क्लोरोक्वीन, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मॉर्फिन इज यूज्ड एज एन, मॉर्फिन को किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या वो एक एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है और इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए होती है, तो बेसिकली ये तो नहीं होगी। एंटीसेप्टिक मतलब कहीं पर भी आपके जो चोट वगैरह लग जाती है, जैसे डेटॉल को यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर जाता है, मॉर्फिन वो नहीं है। एंटीपायरेटिक होती है जो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, मतलब कि जनरली फीवर्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है, वो भी ये नहीं है। तो ये होती है एक एनाल्जेसिक, पर ये एक बहुत ही अलग तरीके की एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक मेडिसिन वो होती है जो क्या करती है, पेन में रिलीफ लाती है, पेन रिलीफ के लिए जिन्हें जनरली यूज़ किया जाता है। अब अपन ने यहाँ पर पढ़ा था एस्पिरिन, बिल्कुल सही, एस्पिरिन भी होती है। और जो मॉर्फिन होती है ना, वो कैसी होती है, नारकोटिक टाइप की क्या होती है, एनाल्जेसिक होती है। नारकोटिक का मतलब क्या होता है, इसको लेने से नींद और अनकॉन्शियसनेस भी आ जाता है। तो ये कैसी एनाल्जेसिक है, नारकोटिक टाइप की। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्पिरिन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल। अच्छा, एस्पिरिन होता क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एस्पिरिन में एक फिनोल ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता है। अब इसका नाम दे रखा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है भाई, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में क्या हो, एक बेंजीन की रिंग हो, मतलब जिसको आप बेंजोइक एसिड बोलते हो ना,
उसी का दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है, कॉमन नेम है। अब यहाँ पर लिख रखा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो बिल्कुल सही है, एसिटाइल ग्रुप भी आ गया, साथ में सैलिसिलिक एसिड भी आ गया। तो इसका करेक्ट नेम अपन को फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया, जो कि था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसका एक और नाम होता है जो कि होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो दोनों ही नाम सही है। यहाँ पर ऑप्शन में अपन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दिया गया था, तो वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ी फूड में, सबसे पहली बात तो ये करते हैं। जब भी क्या होता है, आप किसी भी खाने को क्या करते हो, बहुत टाइम के लिए खुला छोड़ देते हो या फिर गर्म नहीं करते। जनरली ऐसे होता है, अपन हर खाने को गर्म करते हैं। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाता है, वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, स्मेल आने लग जाती है और खाने लायक नहीं बचता। मतलब उसमें क्या होते हैं, कुछ ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से आप उसे नहीं खा सकते, ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड। ठीक है, तो इसका मतलब अपन एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे जो कि उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाए। ठीक है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट जो फूड को बचा रहे हैं, उनका एक्शन क्या होता है, जो कि यहाँ पर नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। दे रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, बिल्कुल सही। मैंने अभी क्या बताया, एंटीऑक्सीडेंट इसके नाम से पता चल रहा है जो कि किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा रहा है, और फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है ताकि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो बिल्कुल सही है, वो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको फूड से रिटार्ड कर देगा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है भाई, अपन को फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड टू बी प्रिजर्व्ड, बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज होने से कैसे बचेगी, अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ जाकर उससे अटैच हो जाए, जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही लिख रखा है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से जो फूड है वो प्रिजर्व्ड रहता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, SO2 कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जो आपका SO2 होता है, CO2 होता है, इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। SO2 को किस फूड्स के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जनरली उनके लिए। CO2 तो आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में भी डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो यही अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बाकी के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, BHT एंड BHA आर द मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है वो यही है। BHT का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, और BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो याद रखना है, एक का नाम मैं लिख देती हूँ ताकि याद रहे, हो सकता है ये भी आ जाए क्वेश्चन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और एक हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो यहाँ से बच्चों अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। थैंक यू। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज़ द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैन शुगर। अब ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कैन शुगर से उसका कंपैरिजन पूछ लेंगे। सबसे पहली चीज़ है, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, ये एक फूड एडिटिव हैं, और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और जो अपनी जो कैलोरीज है उनको मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि ना तो शुगर वाला नुकसान होगा, कैलोरीज भी मेंटेन हो जाएगी। मतलब इसमें सिर्फ स्वीटनेस होती है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अब यहाँ पर अपन को 4 तरीके के आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रखे, सुक्रालोज, एस्पार्टेम, सैकरिन और एलिटेम। अब इन सब के यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख रही हूँ, जो कैन शुगर से ये ज़्यादा स्वीट है कितने परसेंट में। तो सबसे पहले अगर सुक्रालोज की बात करें तो ये 650 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है इन कंपैरिजन टू कैन शुगर। फिर आपका सेकंड है एस्पार्टम। अब एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मगर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इसको कोल्ड जो फूड प्रोडक्ट्स है उन्हीं के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो अपना कुकिंग टेम्परेचर होता है उसमें। और यहाँ पर ये सिर्फ 180 टाइम्स ही क्या होता है, स्वीट होता है कैन शुगर से। अगर बात करें सैकरिन की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो आपको बहुत सारी जगह दिखेगा, मोस्ट पॉपुलर स्वीटनर है वो यही है, और ये होता है बच्चों 500 टाइम्स
मोर स्वीट देन द कैन शुगर। और ये आता है आपका आंसर एलिटेम, जो कि सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। इट इज़ 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन द केन शुगर। पर ये जब बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी स्वीटनर है तो उसका एक नुकसान भी होता है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख दोगे, अनकंट्रोलेबल शुगर, या फिर शुगर ना लिख के क्या लिखोगे, अनकंट्रोलेबल स्वीटनेस। मतलब इसकी स्वीटनेस को आप किसी फूड आइटम में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो अपन से पूछा गया था हाईएस्ट स्वीटनेस, जो कि किसकी हो जाएगी, एलिटेम की। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, नोराड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी गई है, तो अपन एक और चीज़ को समझेंगे जो कि होता है क्या, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, जिनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं इन्हें। और यहाँ पर इनका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करते हैं, और साथ ही में क्या करता है बच्चों, एंग्जाइटी लेवल को कम करते हैं। क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करेंगे, और ये यूज़ होते हैं एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए। एंग्जाइटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसको यूज़ करने से। अब यहाँ पर किसके बारे में बात करी है, नोराड्रेनालिन। अब नोराड्रेनालिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है ये मूड को चेंज करने में काम आता है। क्या है, नोराड्रेनालिन किस में काम आता है बच्चों, मूड को चेंज करने में काम आता है। और इसका जब लो लेवल होता है तो उससे क्या होता है, अपने ब्रेन में जो क्या होता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटीज़ होती है वो भी कम हो जाती है, बहुत धीरे धीरे फंक्शन करने लग जाता है। और इन सब की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। और इस डिप्रेशन को किल करने के लिए ही आप क्या यूज़ करोगे, जो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स होती हैं उनको यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि नोराड्रेनालिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको यूज़ किया जाता है मूड चेंजेस के लिए। और द लो लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन इज़ नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर नोराड्रेनालिन कम हो गया तो आपको डिप्रेशन आ जाता है, और जिसकी वजह से आपको इसके बाद क्या होगा भाई, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की जरूरत पड़ेगी। कौन सी पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, अपना फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट बट द सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सोप। अब सोप की लेदरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सोप क्या होता है बच्चों, ये होता है सोडियम पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम पोटेशियम सोल्ट का लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सोप के लिए यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के सोप होते हैं, तो बहुत तरीके के होते हैं। और एक और चीज़ याद रखना है कि जो सोडियम सोप होते हैं वो यूज़ करते हैं क्लॉथ की क्लीनिंग के लिए, और जो पोटेशियम सोप होते हैं वो बाथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि लेदरिंग प्रोसेस क्या होता है। लेदरिंग प्रोसेस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा लेदर आ जाता है ना, फॉर्म आ जाती है, उसको बोलते हैं, मतलब बबल्स आ जाना। तो इसका यूज़ होता है अगर आप किसके लिए, या तो आप लॉन्ड्री सोप जो होते हैं उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर इस जो सेविंग सोप होते हैं उसमें भी लेदरिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक यूज़ करते हैं गम, जिसको बोलते हैं रोजिन। ये रोजिन गम को जब सोप के अंदर मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है सोडियम, क्योंकि सोडियम सोप यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम रोजिनेट, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लेदर को प्रोड्यूस करता है। और इसका काम क्या है, ये लेदर को प्रोड्यूस करता है। तो अगर अपने को यहाँ पर लेदरिंग प्रोसेस को इन्हेंस करना है तो अपन को जो यहाँ पर चाहिए वो है सोडियम रोजिनेट, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। याद रखना, एक गम होता है रोजिन, जिसको आप सोप के अंदर यूज़ करते हो, सोडियम रोजिनेट बनता है और वहाँ से लेदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
आइए देखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, एन एंटीसेप्टिक डिटोल बिल्कुल सही है, होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड ए एंड बी वेयर ए हैज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड बी हैज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज बी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस हैं, बच्चे ए बी की जगह गलती कर सकते हैं। याद रखना है अपन को बी के बारे में देखना है। सबसे पहले तो जब डिटोल की बात हो रही है तो डिटोल होता है मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है? एक तो होता है बच्चों आपका क्लोरेक्सिलिनोल, और इसी के साथ में जो एक और आपका यहाँ पर होता है वो होता है टर्पिनोल। क्या होता है बच्चों? टर्पिनोल। अब ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो बेसिक सी बातें उसने बोला है, एक ए है एक बी है। जो चीज़ें दे रखी है वो है कि उसके ए के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब है कि अपन को ये भी पता होना चाहिए था कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, ये ए है और ये बी है। तो अगर ए में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो जो ए का स्ट्रक्चर है बच्चों वो बनेगा फिनोल, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है जिससे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर होता है एक क्लोरीन और साथ ही में 2 CH3 ग्रुप होते हैं और इसे बोलते हैं क्लोरेक्सिलिनोल, जो कि डिटोल के अंदर पाया जाता है। अब आता है टर्पिनोल। ये आप देखो भी, कभी भी जब डिटोल को कभी देखो तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बना हुआ होता है उसको देखोगे तो आपको ये दोनों आइटम्स बिल्कुल मिलेंगे। और टर्पिनोल में क्या है बच्चों, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही क्या होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर फिनोल नहीं होता, यहाँ पर होता है टर्शरी अल्कोहल, जो कि अपन ने बना दिया। ये टर्पिनोल है और ये क्या है, क्लोरेक्सिलिनोल है। अपन से क्या पूछा था, बी क्या है, तो बी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है, यहाँ पर लिख रखा है, इसका मतलब बी क्या है, टर्पिनोल है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा सेकंड। थैंक यू। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ केमिकल विच स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन इज। नाउ द ऑप्शंस आर एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडीन, हिस्टामिन और जेंटेक। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर पेप्सिन का सिक्रेशन कर रहा है। पेप्सिन वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, मगर कहाँ सुना है ये नहीं समझ में आ रहा। तो पेप्सिन बच्चों आपके स्टमक में सिक्रीट होता है और ये यूज़ होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के लिए ये एंजाइम सिक्रीट होता है और इसका यूज़ क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। अब यहाँ पर चीज़ है कि ये पूछ रहा है कि पेप्सिन कौन सा इनमें से है जो सिक्रीट करता है। तो मैं बता दूँ वो है हिस्टामिन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जितनी भी एलर्जी होती है उसके लिए जो सिक्रीट होता है वो हिस्टामिन होता है। और हिस्टामिन क्या होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है और स्टमक में ये पेप्सिन और जो HCl होता है अपने स्टमक में, उन दोनों को सिक्रीशन का काम करता है हिस्टामिन। सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक। जो HCl अपन बोलते हैं ना कि पेट में एसिड बनता है, बिल्कुल सही है, उसके सिक्रीशन का काम किसे दिया गया है, हिस्टामिन का। सिक्रीशन क्यों होता है एसिड का स्टमक में, ताकि जो भी फूड के अंदर जर्म्स है वो एसिड के साथ में किल हो जाए, तो इसीलिए यह होता है। तो हिस्टामिन का काम है पेप्सिन का सिक्रेशन करना, तो यहाँ पर क्लियरली आंसर आ जाएगा हिस्टामिन। ठीक है, अब होता है कि हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडीन, जेंटेक, ये सब क्या है, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है बच्चों, एंटीहिस्टामिन क्या होता है। तो एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है एंटी एलर्जिक। ये कौन से ड्रग होते हैं जो एंटी एलर्जिक होते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी एलर्जी होती है बच्चों, वो किसकी वजह से होती है, हिस्टामिन के सिक्रेशन की वजह से। तो जो ड्रग है, जो एंटी एलर्जिक ड्रग होंगी, उन्हें क्या बोला जाता है, एंटी हिस्टामिन। ठीक है, जो कि एलर्जी को क्योर करने में काम आते हैं, एलर्जी को जो है उसको दूर भगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि एंटीहिस्टामिन, तो ये हो गया। इसका मतलब जो पेप्सिन है वो तो कौन सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, तो एंटीहिस्टामिन तो हट गया। अब है सिमेटिडीन क्या होता है। तो सिमेटिडीन क्या होता है बच्चों, इसको यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है वो मैं बता देती हूँ। ये क्या करता है, हिस्टामिन क्या करता है, जब सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है, स्टमक के वॉल की कुछ रिसेप्टर्स से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो सिमेटिडीन क्या करता है, प्रिवेंट करता है दोनों का इंट्रैक्शन, प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ
हिस्टामिन विथ स्टमक रिसेप्टर्स, और इसकी वजह से जो एसिड है वो क्या होता है, कम अमाउंट में सिक्रीट होता है विथ स्टमक, जिसकी वजह से जो एसिड है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होगा। तो कभी भी ऐसा होता है कि एसिड ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया तो सिमिटिडिन नाम की एक टैबलेट ली जाती है। अब यहाँ पर आता है कि जैनटेक क्या है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैनटेक क्या है, एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। कैसा ड्रग है, एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो समझ में आ गया भाई, चारों ऑप्शन क्या थे। पेप्सिन के बारे में पूछा गया था, जो कि एक एंजाइम होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है और उसकी सिक्रेशन का काम दिया गया है हिस्टामिन को। तो यहाँ से क्लियरली आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग इक्वेनिल टू अ पेशेंट एंड द पेशेंट वाज लाइकली टू हैव अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज। मतलब एक डॉक्टर के पास गया पेशेंट और उसको इक्वेनिल नाम की एक टैबलेट दी गई है। अब इक्वेनिल जो टैबलेट है बच्चों, ये मैं बता दूं आपको किसके लिए यूज़ करी जाती है, ये यूज़ करी जाती है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए। और ये किस तरह की एक टैबलेट है, ट्रैंक्विलाइजर, क्या बोलते हैं इसे, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस कर देते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रिड्यूसेस एंजाइटी, एंजाइटी के लिए इसे लिया जाता है। अब इसमें जो इक्वेनिल है ना, ये क्या होता है, एक नॉन बारब्यूटेरिक क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर होता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बारब्यूटेरिक क्या होता है, अगर ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बारब्यूटेरिक और एक होता है नॉन बारब्यूटेरिक। अब जो ये बारब्यूटेरिक होते हैं ये हिप्नोटिक ड्रग होते हैं। हिप्नोटिक का मतलब इनको इंसोम्निया के लिए, एपिलिप्सी, इस तरह की जो डिजीज़ होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा ये हिप्नोटिक होते हैं। और जो नॉन बारब्यूटेरिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन हिप्नोटिक होते हैं। तो उसकी क्लास में इसे रखा जाता है। और ये चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेनिल किस टाइप का ड्रग है, बारब्यूटेरिक है, नॉन बारब्यूटेरिक है, तो याद रखना है नॉन बारब्यूटेरिक, और बारब्यूटेरिक से मतलब है हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में आपको दे रखे हैं कुछ ड्रग्स और लिस्ट 2 में उनकी एक्टिविटीज़ दे रखी कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको दे रखा है वेलियम, और यहाँ पर है ये क्या, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, क्या ये पर्नीशिया एनीमिया कॉज करता है, एनाल्जेसिक है या ट्रैंक्विलाइजर है। अभी जस्ट अपन ने ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़े थे और मैंने बताया कि ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर एंजाइटी को कम करेंगे। ठीक है, जिनको डिप्रेशन होता है उनको जनरली ट्रैंक्विलाइजर्स ही दिए जाते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बारब्यूटेरिक, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बारब्यूटेरिक। जो नॉन बारब्यूटेरिक होते हैं वो नॉन हिप्नोटिक होते हैं और इसी की क्लास में आता है बच्चों वेलियम, इक्वेनिल, सेरोटोनिन, ये सुना है आपने सभी नाम। ये सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन बारब्यूटेरिक ड्रग्स में आते हैं। तो ये उसी का एक क्लास में था, मतलब ये भी क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजर है। वेलियम का सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, वेलियम यहाँ पर क्या है, 4th ऑप्शन में आ जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, अब आते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है बच्चों, मॉर्फिन क्या है, एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रिलीव करते हैं पेन को, रिलीव पेन किलर की तरह जिसे यूज़ किया जाता है। और जो मॉर्फिन होता है वो नारकोटिक होता है, मतलब थोड़ी सी स्लीप या अनकॉन्शियसनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मॉर्फिन में आ जाएगा आपका एनाल्जेसिक, जो कि 3rd में है। अब है नॉर्थिंड्रोन। अब यहाँ पर अपन को पढ़ना पड़ेगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये क्या चीज़ होती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग ऐसी चीज़ है बच्चों जो कॉन्ट्रसेप्शन के लिए यूज़ की जाती है फॉर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज मेथड होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब आपकी दवाई ली जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, वो जो दवाई देते हैं उसमें स्टीरॉइड्स होता है और वो क्या करते हैं, विमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती हैं। अब यहाँ पर एंटी फर्टिलिटी ड्रग में मोस्टली स्टीरॉइड यूज होते हैं, मगर अगर अपन बात करें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल की एंटी फर्टिलिटी ड्रग में, तो उसमें आएगा बच्चों एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, एक तो होता है आपका नॉर्थिंड्रोन और एक होता है इसके साथ
एक तो होता है नॉर्थइंड्रोन, और इसी के साथ बच्चों एक और ड्रग यूज किया जाता है जो कि क्या होता है, जिसको बोलते हैं इथाइनाइल इराथिडोल। ठीक है, ऐसे कुछ नाम होता है, इथाइनाइल इराथिडोल और नॉर्थइंड्रोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के लिए। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, सी ऑप्शन में आ जाएगा फर्स्ट। अब बचा विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, मतलब कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो होती है ब्लड के अंदर, ब्लड की कमी आ जाती है, और इसे ही बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, मतलब कि सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से अगर अपन करेक्ट ऑप्शन देखें तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकंड। डी का हो जाएगा सेकंड, सी का फर्स्ट, बी का थर्ड और ए का फोर्थ, जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के। अगर मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँ जो आपको मेनली ध्यान रखने हैं, वो आपको हर तरीके के जितने भी एंटी हिस्टामिन और एंटीबायोटिक, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं, इनको एनाल्जेसिक, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत और विद एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। साथ ही में आप सोप और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और इसी के साथ में बच्चों जो आपके एंजाइम वगैरह होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। इन्हीं सभी के अपन ने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।